हाय लव यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस विशेष में हम बात करेंगे बजट 2024-2025 के लिए। तो जो भी बजट का आपका फैक्ट एंड फिगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है, उसको हम अलग अलग टुकड़े में बांट के देखेंगे। बहुत आसान से लैंग्वेज में देखेंगे और उतने ही पॉइंट हम अपने इस नोट्स में समायोजित करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो जिस पैरामीटर पे हम बात करेंगे उसकी बात हम कर लें। तो बजट की हम हिस्ट्री को देखेंगे। उसके बाद इस साल जो 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में बजट रिप्रेजेंट किया गया, उसमें क्या उसकी ऑब्जेक्टिव थी, क्या उसका थीम था, क्या उसका रोड मैप विकसित भारत का था, उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे आपके बजट की जो स्लैब है उस पर आएंगे। फिर LTCG STCG का जो बाइफर्केशन किया गया है, जो इंक्रीमेंट किए गए हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फंड का एलोकेशन, कौन कौन से जो सेक्टर है उसमें कितना किया गया है, उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके जो इम्पोर्टेंट आपके बुलेट्स पॉइंट्स हैं, जिसमें जो लाइंस हैं, उसे हम देखेंगे कि 15 से 20 ऐसे कौन से हमारे सेंटेंसेस हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हम एक फ्रेम आउट को देखेंगे कौन कौन सा हमारा बजट में रिसिप्ट कहाँ से है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेफिसिट है वो क्या हो सकता है। तो चाहे वो बजट डेफिसिट हो, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट हो, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो या प्राइमरी डेफिसिट हो, तो इस 4 डेफिसिट को हम देखेंगे। फिर हम ये भी फैक्ट और फिगर देखेंगे कि हमारी जो एक्सपेक्टेड इनकम होगी अदर देन बोरोइंग वो कितनी होगी, नेट टैक्स इनकम कितनी होगी, रेवेन्यू इनकम कितनी होगी, एक्सपेंडिचर जो हमारा होने वाला है एस्टिमेटेड वो कितना वाला होने वाला है, और फिजिकल डेफिसिट का जो दायरा 4.9 का रखा गया है वो कैसा होने वाला है। और इस सब को करते हुए जो हमारी अंत की लाइन होगी वो आपके जो बजट का फ्रेम आउट है और जो इनकम एक्सपेंडिचर का जो सोर्सेज है ना, कहाँ से हमारी इनकम सबसे ज़्यादा आती है, कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, तो उस इनकम और एक्सपेंडिचर के पैरामीटर को हम देखेंगे कि इनकम हमारा बोरिंग से आता है या इनकम टैक्स से आता है या GST से आता है या आपका कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है, वो हम देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपके बजट के इस पूरे जो टॉपिक है उसको ख़त्म करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखें और डू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लाऊं आप तक वो सही समय पे पहुंचे। शुरुआत आपके बजट 2024-25 के उस हिस्ट्री से करेंगे जिसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। तो पहली जो बजट आपकी दी गई है वैसा नहीं कि 1947 में दिया गया। द फर्स्ट बजट वॉज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1869, 1869 ईस्वी में पहली बजट आपकी इंडिया में प्रेजेंट की गई थी। बजट का जो मीनिंग होता है वो लेदर बैग होता है, हालांकि अभी लेदर बैग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इवन कि बजट का ही कोई इंपॉर्टेंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब बजट का जो वर्ड है वही लिखा हुआ नहीं है। दिस बजट इज नोन एज एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट का नाम है वो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है। और जिस आर्टिकल के अंदर हम आपके इस बजट को जानते हैं, द आर्टिकल इज 112। तो 112 नंबर आर्टिकल आपके यूनियन बजट को बताता है और इस यूनियन बजट को जो प्रेजेंट करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने आपके इस लोकसभा में आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया उसका नाम है मोरारजी देसाई। 10 टाइम्स ही प्रेजेंटेड यूनियन बजट, बट 6 टाइम कंजिक्यूटिवली उन्होंने यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। और इस साल जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है एंड सी प्रेजेंटेड यूनियन बजट कंजिक्यूटिवली 7th टाइम इन लोकसभा। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जिसने प्रेजेंट किया वो 10 टाइम्स थे, मोरारजी देसाई, लेकिन कंजिक्यूटिवली में अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम आएगा, जिन्होंने इस साल का यूनियन बजट 7th कंजिक्यूटिवली 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में प्रेजेंट किया है। और बजट हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। हालांकि इंडियन पार्लियामेंट जिसके 3 पिलर हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, उसमें लोकसभा इज द टेम्पररी असेंबली। द टेन्योर ऑफ दिस लोकसभा मेंबर इज फॉर 5 years। हाउएवर दिस लोकसभा कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट जो राज्यसभा है उसके जो टेन्योर होते हैं वो 6 years के लिए होते हैं। दिस इज ए परमानेंट एंड अपर असेंबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो ये आपकी अलग दायरे से हमने बता दिया है। जहाँ तक बजट की बात करेंगे तो इस साल का जो बजट दिया गया था उसमें निर्मला सीतारमण ने दिया और विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार किया गया है। तो जो मेन कंसर्न है आपका
जो रोड मैप तैयार किया गया है इस बजट में, वो विकसित भारत को एक मिडिल पॉइंट में रख के ही तैयार किया गया है। 1921 में एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी, और इसी कमेटी के अनुशंसा के आलोक में इन द ईयर 1924 रेल बजट को यूनियन बजट से सेपरेट कर लिया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हेन रेल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन बजट, द राइट आंसर वुड बी 1924 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी 1921। जब उसके बाद 1924 के बाद आपका यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर और रेल बजट रेल मिनिस्टर प्रेजेंट करते थे टिल 2016 तक। 2016 में फिर से रेल बजट को यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया है। तो आज के दिन में जो बजट है वो सिंगल बजट है, दैट इज यूनियन बजट, आम बजट, और उसी में रेल के लिए जो फंड है उनका एलोकेशन किया जाता है। एंड दिस बजट कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा ऑन 1 फरवरी ईच ईयर। तो 1 फरवरी को ही वो दिन निर्धारित किए गए हैं कि आपका यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन चूंकि इस बार आपका इलेक्शन था, है ना, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन था, इस कारण से इंटरिम बजट आया था और इस बार 2024-25 के लिए पूरी तरह आम बजट को रखा गया है। इसमें आप जानें कि जो ऑब्जेक्टिव है आपके इस बजट का वो था कि स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, इंश्योरिंग इफेक्टिव रिसोर्सेस एलोकेशन एंड मेंटेनिंग फिस्कल स्टेबिलिटी, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है। हाउएवर जो 4 मेजर कास्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया उसमें गरीब, पुअर, महिलाएं, युवा और अन्नदाता के रूप में फार्मर को रखा गया है। और साथ साथ जो भी आपके बजट आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके मिडिल क्लास के लिए हो जाता है कि इस बजट में उनको टैक्स में क्या छूट दिए गए हैं, इनकम टैक्स में क्या रिलीफ दिया गया है। तो इस बार के लिए जाने कि इनकम टैक्स के चूंकि 2 रीजन हैं आपके, एक न्यू है एक ओल्ड है, तो ओल्ड में तो कोई बदलाव नहीं है। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें बदलाव कुछ इस तरीके का है, फॉर मेल एंड फीमेल इफ इनकम अप टू 3 लाख नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, है ना, अप टू 3 लाख में। 3 to 7 के कैटेगरी में आप आते हैं, अगर आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख की कैटेगरी में आती है तो आपसे जो टैक्स लिए जाएंगे वो 5% लिए जाएंगे। 7 to 10 के कैटेगरी में आते हैं तो 10% लिया जाएगा। 10 to 12 के कैटेगरी में आते हैं तो आपसे 15% लिया जाएगा। उसके बाद अगर 12 to 15 के कैटेगरी में आते हैं तो 20% लिया जाएगा। इफ़ इनकम मोर और एक्सीड 15 लाख, द टैक्स इम्पोज और टैक्स स्लैब जो आपसे इम्पोज हो जाएंगे वो 30% का हो जाएगा। तो ये टैक्स स्लैब है जिसकी बात मैंने आपके साथ की है। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का जो इकाई है वो इस तरीके का है कि इफ़ एज ग्रुप इन बिटवीन 60 to 80, तो सीनियर सिटीजन में आप आते हैं। इफ़ एज इज मोर देन 80 ईयर्स देन आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये टैक्स स्लैब हमने आपको बता दिया कि 0%, 5%, 10%, उसके बाद 15%, 20% एंड 30%। देयर इज नो टैक्स स्लैब ऑफ 25%। तो हर एक में 5-5 का आपका डिफरेंस है, तो 25 का कोई टैक्स स्लैब नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 एंड मोर देन 15 का कैटेगरी, 15 का कम्बिनेशन आपको दिया गया है। तो ये आपके टैक्स स्लैब हैं। इसके साथ जो अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इस तरीके के हैं कि हमारा जो टोटल टैक्स रिसिप्ट होने वाला है, टोटल रिसिप्ट होने वाला, नॉट टैक्स रिसिप्ट, अदर देन बोरोइंग, जो हम किसी बाहरी देश, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम बोरो करते हैं उसको छोड़ के, तो टोटल इनकम हमारी रिसिप्ट होने वाली है वो होने वाली है 32,07 लाख करोड़। तो 32.07 लाख करोड़ ये हमारी आकलन है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारी रिसीट होगी अदर देन बोरोइंग। इसके साथ साथ जो हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है वो है 48.21 लाख करोड़। तो हम जो एक्सपेंस करने वाले हैं अलग अलग दायरों में वो 48 लाख करोड़ के अराउंड होने वाली है। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है, क्या है फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, प्राइमरी एंड रेवेन्यू, इसकी बात हम करेंगे। देखिए हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का आकलन है वो है 4.9% का प्रोजेक्शन रखा गया है कि हम अपने राजकोषीय घाटा को 4.9% तक लाएंगे। और हमारा जो नेट टैक्स रिसिप्ट है वो 25.83 लाख करोड़ का ये आकलन हम रखते हैं। तो ये हमारा एस्टिमेटेड आपका आकलन है जो 24-25 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है।
उसके साथ साथ ये भी आप जानें कि जो हमारी बजट बनती है उसमें हमारे इनकम होते हैं, उसमें हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इनकम के कड़ी में सबसे बड़ी जो इनकम होती है, अगर 100 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम रिसिप्ट में आते हैं तो उस 100 रुपीज़ में 27 रुपीज़ जो आता है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। क्लियर, जो हम एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं 27 रुपीज़ का वो इनकम हमारे रिसिप्ट में दिखता है। इनकम टैक्स से 19% हमारे पास आता है, अगर 100 रुपये की बात करें तो 19 रुपये आता है। जीएसटी की बात करें तो 18 रुपये आता है, और अगर कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें तो 17%, 17 रुपीज़ तक ये आता है। तो ये 4 मेजर पिलर हैं जो इनकम में मैंने आपको बताया है। अदरवाइज आपके स्क्रीन पे आपको ये पाई चार्ट भी दिखेंगे जिसमें आपको इनकम के अलग अलग दायरे भी दिख रहे हैं। 4% में कस्टम है तो ये दायरे भी आपको दिख रहे हैं जिसको आप समझ सकते हैं। बट 27%, देन आफ्टर 19%, 18% एंड 17%, ये अलग, ये 4 इंपॉर्टेंट आपका इनकम का सोर्स है। अगर इनकम का सोर्स है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे इनकम के बेस पे हमारा एक्सपेंडिचर भी होगा, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे हम एक्सपेंस करते हैं वो स्टेट ग्रांट। जो भी फाइनेंस कमीशन है, जो भी वित्त आयोग है, उनके अनुशंसा के आलोक में हम आपके फंड का बंटवारा करते हैं, और ये बंटवारा के आधार पे हम स्टेट को वो पैसा देते हैं। और अगर 100 रुपये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है तो उस 100 में 21% अदर आपके स्टेट के ग्रांट होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट जो एक्सटर्नल बोरोइंग हम करते हैं उसमें 19%, गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम पे 16%, एंड डिफेंस पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 8% ऑफ टोटल जीडीपी, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम होता है। ये 4 हमने मेजर एक्सपेंस के पॉइंट बताए हैं। अदर देन दिस आपके पास जो स्क्रीन पे पाई चार्ट दिख रहे हैं उसमें छोटे मोटे जो भी आपके परसेंटेज हैं वो आपको दिखेंगे, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। बट जो रिमेंबर, जो याद करने की बात है एग्जाम्सन के पर्सपेक्टिव में, वो आपके 4 मेजर पॉइंट ही आप याद करो। हालांकि 3 ही इंपॉर्टेंट है बट फिर भी मैंने 4 इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंस हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, और हमारा एस्टिमेटेड जो आकलन है वो कितना होने वाला है ना, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, या नेट टैक्स रिसिप्ट हो, या फिर फिजिकल एक्सपेंडिचर हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो बजट है, इस बजट में 2 तरीके से पैसे आते हैं। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू, और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल। तो रेवेन्यू से एक इनकम जनरेट होता है, एक कैपिटल से इनकम जनरेट होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है इधर तो वो पैसा हम टैक्स से ले रहे हैं या फिर नॉन टैक्स से ले रहे हैं। कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा हम टैक्स को छोड़ के, चाहे वो आपके डिसइन्वेस्टमेंट हो वहाँ से ले रहे हो, या फिर एक्सटर्नल जो बोरोइंग हम कर रहे हैं वहाँ से ले रहे हों। तो 2 पिलर हैं आपके इस इनकम के, एक रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं। टैक्स रेवेन्यू आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है उससे जो पैसा आएगा वो टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर जो पैसा आता है वो इंटरेस्ट फ्रॉम अदर स्टेट होते हैं, है ना। हमने किसी स्टेट को पैसा दिया है, भारत सरकार ने दिया है, तो उस पर वो स्टेट इंटरेस्ट अर्न करती है। और दूसरा, जिस अंडरटेकिंग में, जिस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भारत सरकार की भागीदारी लगी हुई है, वो यूनिट अगर आपकी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसका डिविडेंड देती है। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है एंड डिविडेंड है, ये नॉन टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन आते हैं रेवेन्यू के दायरे में, है ना। तो ये इनकम है जो रेवेन्यू के अंदर आता है। टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स के अंदर जितने भी टैक्स हैं वो आएंगे। नॉन टैक्स के अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक और अंडरटेकिंग्स। कैपिटल में अगर हम आएंगे, सिर्फ रिसिप्ट की बात करेंगे, तो कैपिटल रिसिप्ट में हमारे पास वो पैसा आता है जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया। जैसे भारत सरकार अपना सम परसेंटेज ऑफ स्टेक किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट से बेच दे, जैसे एयर इंडिया से उसने 5% डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा पब्लिक के पास आ जाएगा और वो पैसा भारत सरकार के पास आ जाता है ना। और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग। जब हम किसी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, तो वो भी हमारा एक्सटर्नल बोरोइंग के दायरे में आता है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी इनकम। एक्सपेंडिचर की जब बात करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड की बात हम कर रहे थे आपकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। और दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो जो सेक्टर आते हैं उसमें से आते हैं आपके स्टेट ग्रांट, जो स्टेट को पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हम बाहर से पैसा लिए हुए हैं पहले उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, सब्सिडी, फूड पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, डिफेंस एंड एक्सपेंशन पे जो पैसा खर्च करते हैं,
तो ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। हाउएवर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है। तो आप ये जानें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा से अच्छा होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम से कम किया जाना चाहिए, ये सरकार का लक्ष्य होता है। अभी आप जानें कि भारत सरकार का जो इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंस है। हम कहते हैं कि 32 लाख करोड़ हमारी इनकम जनरेट होगी अदर देन बोरोइंग, और हम ये भी कहते हैं साथ साथ, जो पहले अपने फिगर देखा था, कि हमारी जो एक्सपेंडिचर होगी वो 48 लाख करोड़ की हमारी एक्सपेंडिचर होगी। तो क्या 32 इनकम के बाद 48 हम एक्सपेंस कर सकते हैं? आंसर इज यस। और ये एक्सपेंस जब हम करते हैं तो इसके लिए पैसा हम 32 से बढ़ा के 48 का जो गैप है वो एक्सटर्नल बोरोइंग से हम लेते हैं, और इसी एक्सटर्नल बोरोइंग का जो पैसा है इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो आप जाने कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट वो घाटा है जो घाटा की भरपाई हम एक्सटर्नल बोरोइंग से करते हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट is the deficit happens when a government expending exceed to its income। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि डेफिसिट है तो जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा इनकम से तो डेफिसिट कहलाएगा। इट इज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर फिल्ड थ्रू बोरोइंग। तो ये वो गैप है जो हम आपके एक्सटर्नल बोरोइंग से फुलफिल करते हैं। तो ये है आपका फिस्कल डेफिसिट, और इसी का दायरा 4.9 रखने की बात की गई है आने वाले आपके 2024-25 के लिए। इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए ये कुछ नहीं, ये बजट डेफिसिट है। व्हेनेवर इनकम इज लेस देन द एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज व्हाट व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। अदरवाइज हमने डेफिनेशन लिखा है वो ये है, रेवेन्यू डेफिसिट अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी ए गवर्नमेंट earns from taxes and other sources, that is all capital receipt, obviously बात है, is less than the amount it spent on various expense. This is what the revenue deficit. And साथ साथ आप primary deficit को भी जान लें। Primary deficit is the difference between fiscal deficit and the interest payment। जो भी fiscal deficit है उससे interest payment को आप दरकिनार कर दें, that is called primary deficit। तो ये हमने अमूमन आपको बजट का एक दायरा बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि बजट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एलटीसीजी है, एसटीसीजी है, कैपिटल गेन है और स्टैंडर्ड डिडक्शन है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। एसटीसीजी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एलटीसीजी स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सीजी स्टैंड फॉर कैपिटल गेन एंड एसडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन। वैसा प्रॉफिट जो हम कैपिटल मार्केट में करके, किसी म्यूचुअल फंड, किसी शेयर में करके हम एक साल के अंदर वो पैसा अपने प्रॉफिट के रूप में दिखाते हैं। एक साल के अंदर हमने आज इन्वेस्टमेंट किया और विद इन 1 ईयर हमने सेल कर दिया, हमें उसमें समय प्रॉफिट आए तो वो एसटीसीजी का पार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपको पेमेंट करना है, जो आपको देना है गवर्नमेंट को, 20% है। अर्लियर इट वॉज 15%। एलटीसीजी वैसा इनकम, वैसा प्रॉफिट जो एक साल के बाद आप कैपिटल मार्केट से उगाई करते हैं, अपने प्रॉफिट के रूप में आप दिखाते हैं एक साल के बाद, तो एलटीसीजी के दायरे में आता है। दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये पहले आपका 10% था जिसे बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। साथ साथ आप ये भी जानें, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एक्सेप्शन, exemption of capital gain of financial asset to 1.25 लाख, है ना। अगर 1.25 लाख से ऊपर आपकी जो प्रॉफिट आ रही है तो ही ये जो टैक्स है वो इम्पोज हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपीज़ कर दिए हैं, और फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है वो भी 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिए गए हैं। तो ये आपको डिडक्शन का दायरा मैंने बताया है कि एलटीसीजी क्या होता है, एसटीसीजी का क्या आपका परसेंटेज हो गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का कितना हो गया, 1.25 लाख क्या है, एक साल में आपकी इनकम अगर एक्सीड होती है तो टैक्स लगेंगे, और फैमिली पेंशन की बात हमने 15,000 से बढ़ा के 25,000 तक आपकी लिमिट आपको दे दी है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको समायोजित करने पड़ेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ जब हम आगे चलेंगे तो हमें फंड और किस सेक्टर में वो फंड का एलोकेशन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। हमेशा
आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें डिफेंस में कितना एक्सपेंड करने वाले हैं, हम नरेगा में कितना देने वाले हैं, हम एजुकेशन में कितना देने वाले हैं, हम रेलवे में कितना एक्सपेंड करने वाले हैं, हम आपके ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है वो 11.11 लाख करोड़ का हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर आपके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में 6.22 लाख के होने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट। नरेगा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नरेगा में 86,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। रेलवे में 2.71 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। रूरल डेवलपमेंट 2.65 लाख के इन्वेस्टमेंट हमारे होंगे। रूरल डेवलपमेंट में अराउंड 68,000 का हमारा करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। हेल्थ में 89,287 का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.25 लाख करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। सोशल वेलफेयर में 56.50 का हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये सब वैसे सेक्टर हैं जिसका एलोकेशन ऑफ फंड फॉर योर एग्जामिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये तो आपको कैसे भी हो ये फिगर आपको याद करने हैं, है ना, सो दैट कि आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के लिए तो आप किसी भी कंडीशन में उस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ के अपने घर वापस ना आए। तो दिस tabular graph is very very important. Left hand side the sector and right hand side the fund allocated in particular or respective sector. Clear? Bullet point में पहली बात, government along with the state will facilitate the implementation of digital public infrastructure DPI. This full form is very very important. What is DPI? In agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. तो 3 years में DPI develop होंगे. Next is the model skill loan scheme will be revised to facilitate लोन अप टू 7.5 लाख विद ए गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये स्किल लोन में 7.5 लाख तक दिए सकते हैं। उसके बाद आप जाने कि फिजिकल जो फिनेंशियल सपोर्ट है वो आपके हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक देने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट इज पूर्वांचल इनिशिएटिव के अंदर जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको जोड़ने का लक्ष्य है। पूर्वांचल इनिशिएटिव वो नाम दिया गया है। पूर्वोदय विकास विद पूर्वोदय विकसित भी और विरासत भी, इसमें बिहार को शामिल किया गया क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जिस पिलर पे आपके भारत सरकार खड़ी है। इसके यहाँ से बिहार को एक सेंटर में रख के बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो दिए गए हैं बिहार को, उसमें एक ये है। दूसरा और भी बिहार के जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट के लिए 11.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है इस कोसी मेंची इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक के लिए। Finance Minister announced the launch of प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान to enhance the socio-economic condition and tribal communities covering 63,000 villages and tribal majority areas. Next is जो मुद्रा लोन थे जिसकी हम शिशु किशोर और तरुण के अंदर हम अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन देते थे। शिशु के अंदर अप टू 50, किशोर के अंदर 5 लाख एंड तरुण के अंदर 20, तरुण के अंदर 10। तो अगर किसी ने अर्लियर ये पैसा लेके रिफंड कर दिया है, सक्सेसफुल रीपेमेंट कर दिया है, तो अभी उसकी जो लिमिट है वो तरुण के सेगमेंट में 10 से बढ़ा के 20 कर दी गई है। तो कोई फ्रेश एप्लीकेंट है तो डायरेक्ट 20 लाख के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन कोई पहले लिया उसका रीपेमेंट किया तो उसने वो 20 लाख के लिए अप्लाई कर सकता है तरुण के सेगमेंट के अंदर। पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर के लिए हम लोन देते हैं 10,000, 20,000 अप टू 50,000, उसमें क्या कहा गया है? तो कहा गया है एडिशनली बिल्डिंग on the success of PM Swanidhi, the government plans to establish 100 weekly street food hubs. तो वो भी इंपॉर्टेंट है। PM आवास योजना 2.0 इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें 10 लाख जो ये हैं फंड हैं वो एलोकेशन किया गया है। उसके बाद PM सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये सोलर पैनल एस्टेब्लिश करने से जुड़ा हुआ स्कीम है। जन विश्वास बिल, ये ईज ऑफ बिजनेस डूइंग से जुड़ा हुआ आपका बिल है जो गवर्नमेंट लाएगी। पोर्ट जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके पास कोई अगर ऐसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए इनिशिएटिव लाइक विवाद से विश्वास स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मोर देन 100 ब्रांच ऑफ IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शाखाएं हैं ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्टैब्लिश होंगी। फिनेंशियल सपोर्ट आपके आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू साहब को 15,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ 500 टॉप कंपनीज़, जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप के लिए 5,000 स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट एंड फिगर हैं जिसकी बात हमने आपको बजट के रूप में बताई है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका,
जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट